ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक, कभी भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेसन का जो नाम दिया है वो नाम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? किसी भी केमिकल सब्सटेंस का किसी और केमिकल सब्सटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मान लो मिल्क, हम ये घर पे देखते हैं, मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट कर, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दूध से दही बनना क्या हुआ? दूध जो था ये कोई और सब्सटेंस था, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये क्या बन गया? दही बन गया, कर्ड बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का किसी और सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल सब्सटेंस। अरे केमिकल रिएक्शन, मतलब ये भेजे में रखना कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना किसी और सब्सटेंस में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना। ओके, पर बात आता है कि ऐसा क्या होता है जिससे दूध से दही बन जा रहा है? ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग को ये सब चेंजेस देखने को मिलता है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो केमिकल रिएक्शन जब होता है उस समय जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो ओरिजिनल सब्सटेंस से उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि मिल्क जो था, मिल्क हम सबने मिल्क तो पिया ही होगा, दूध तो पिया ही होगा सबने। मिल्क का जो टेस्ट होता है हल्का सा मीठा होता है, राइट? लेकिन जब दही बनता है ये खाने में थोड़ा सा खट्टा लगता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बोल सकते हो जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ये चेंज होकर न्यू सब्सटेंस बन रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, उसी के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी और सब्सटेंस में और उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसे दूध पीने में पहले मीठा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है? खट्टा लग रहा है, क्योंकि दही बन चुका है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे चलो एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सोडियम एक सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। हम सबको मालूम है सोडियम मतलब क्या? एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा मेटल, उसको अगर मैं खुले जगह पर रख दूं या पानी में डाल दूं तो दाग लग जाएगा। तो सोडियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन ये एक टॉक्सिक गैस है। मतलब सोचो दोनों की प्रॉपर्टी कितनी खतरनाक है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट। और सॉल्ट हम रोज अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? एक जहरीला गैस, एक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल मिलने से खाने वाला चीज़ बन जा रहा है, एडिबल चीज़। कहने का मतलब ये है ये जो था ये तुम्हारा ओरिजिनल सब्सटेंस था, जो तुम्हें मिला ये क्या है? तुम्हारा न्यू सब्सटेंस है। ये क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद मतलब केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं, उसी के साथ साथ क्या हो रहा है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ, Na मतलब सोडियम किससे मिला? Cl से, क्लोरीन से। तो मुझे क्या मिला? NaCl। और NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इतना क्लियर है? जो रिएक्ट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे रिएक्टेंट। रिएक्ट होने के बाद जो मिल रहा है उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। याद रखना। तो कॉन्सेप्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे कि बेसिक कीवर्ड्स देखेंगे और हर चीज़ को समझेंगे। ठीक है, मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे एक और एग्जांपल है, अगर तुम मैग्नीशियम रिबन, अब मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? जैसे हमने लाइफ में देखा होगा बहुत तरह के मेटल्स के स्ट्रिप्स देखते हैं, स्ट्रिप समझता है ना, पट्टी। वैसे एक मैग्नीशियम एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या एक तरह का मेटल है, उसका मैं एक पट्टी लेता हूँ, पट्टी मतलब रिबन लेता हूँ, और अगर इसको तुम जलाओगे, अगर तुम इसको क्या करते हो? जलाते हो, बर्न करते हो, तो क्या होता है? मैं कह रहा हूँ मैग्नीशियम को मैं क्या कर रहा हूँ? बर्न कर रहा हूँ। और हमेशा किसी चीज़ को जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। और जब मैं हीट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? MgO मिलेगा। मैंने क्या लिया? मैग्नीशियम का रिबन लिया। जब इसको मैं जलाया, कंबशन किया, तो मुझे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन होने से पहले ना जो रिएक्शन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पर यहाँ से एक पेपर में क्वेश्चन बनता है कि
मैग्नीशियम को जब तुम बर्न करते हो तो कौन से कलर का फ्लेम देखने को मिलता है? तो दिख रहा होगा इधर आप लोगों को, कौन से कलर का फ्लेम दिख रहा है? व्हाइट। व्हाइट। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब तुम मैग्नीशियम को बर्न करते हो तो बर्न करते समय कौन से कलर का फ्लेम देखने को मिलता है? तो याद रखना, व्हाइट कलर का फ्लेम देखने को मिलता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब मैं कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन मुझे समझ में आ गया क्या होता है, मुझे ये भी समझ में आ गया कि रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। पर बात यह आता है कि हर केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं हर केमिकल रिएक्शन में मुझे कुछ ना कुछ एक बोल सकते हैं नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हर केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? सबसे पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सबसे पहला कौन सा है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस ये कहता है कि जब भी तुम केमिकल रिएक्शन करोगे, हर केमिकल रिएक्शन में नहीं, कहने का मतलब क्या है, तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो तुम्हें किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा? प्रोडक्ट साइड में गैस निकलता हुआ दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, सबने लैब में देखा होगा ये एपरेटस। मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया और कॉनिकल फ्लास्क में मैंने क्या डाल दिया? जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। जिंक के ग्रैन्यूल्स मतलब क्या? सबने देखा कि जब हम जाते हैं कारपेंटर के पास, जो लकड़ी वकड़ी काटता है, दरवाज़ा बनाता है, उसके पास जब हम लोग जाते हैं तो जब दरवाज़ा को वो पॉलिश करता है तो बहुत सारे मतलब लकड़ी के बुरादे गिरते हैं, राइट ना। उसी तरह जिंक एक मेटल है और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग बोलते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स। जब इस जिंक ग्रैन्यूल को कॉनिकल फ्लास्क में डालते हो और इसके अंदर कौन सा एसिड डालते हो? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर क्या करते हो? इस फ्लास्क को कॉर्क लगा के क्या कर देते हो? बंद कर देते हो और हल्का से एक पतला सा जगह छोड़ते हो, किसके लिए? एक ग्लास ट्यूब जाने के लिए। तो कुछ देर बाद क्या, मतलब बोलते हैं ना, कुछ देर बाद भी नहीं, कुछ समय बाद क्या देखने को मिलता है? यहाँ से कुछ गैस निकलता हुआ दिखाई देता है। गैस निकलता दिखाई देता है, मतलब कहने का मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है? गैस का इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। कौन सा केमिकल रिएक्शन में? जब मैं जिंक को रिएक्ट कर रहा हूँ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मुझे मिल रहा है अंदर जिंक सल्फेट और बाहर निकलते हुए क्या दिख रहा है मुझे? हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में हम लोग को क्या देखने को मिलता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस भी देखने को मिलता है, मतलब गैस निकलता हुआ भी दिखाई देता है। साथ साथ में और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर एक जादू ही है, समझ लो। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये समझ में नहीं आता है, चलो ठीक है, लगता है एक पढ़ाई के मतलब स्टडी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन चेंज इन कलर, ये बचपन में जब हम छोटे थे तो जादूगर लोग आते थे जादू दिखाने के लिए, हम लोग उल्लू बनाते थे। पर आज हम लोग भी बना सकते हैं उल्लू, अगर ये पढ़ लिए तो। कैसे? मैं कहता हूँ मान लो पोटेशियम परमैंगनेट लो। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? एक केमिकल है। और जब इस पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर होता है कौन से कलर का? पर्पल कलर का होता है। पर्पल मतलब ग्लास में, कांच के ग्लास में कैसा दिखेगा? ये पर्पल कलर का दिखेगा। और जैसे इस पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कौन सा? पर्पल। और जैसे तुम इसमें सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में, संतरे में, सब में पाया जाता है। जैसे तुम नींबू के हल्के से जूस को अगर तुम इसके अंदर गिराते हो, थोड़ा 2-3 बूंद गिराते हो, ये कलर गायब हो जाएगा और कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा। व्हाइट नहीं, कलरलेस हो जाएगा, आप देखना। तो कहना मैजिक ही है ना। पहले इसका कलर क्या था? पर्पल। और जैसे इसमें मैंने सिट्रिक एसिड के बूंद डाले तो क्या हो गया? कौन सा कलर हो गया? कलरलेस, कलर गायब हो गया। जैसा पानी होता है उस कलर का हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन, जब पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट हो रहा है सिट्रिक एसिड के साथ, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? कलर का चेंज देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक केमिकल है, इसका कलर होता है ऑरेंज कलर। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट कलर कैसा होता है? पर्पल। इसमें जब मैंने सिट्रिक एसिड डाला तो कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस, पानी के जैसा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसी तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कौन से कलर का दिख रहा है तुम्हें? ऑरेंज। और जैसे ही इसके अंदर तुम कौन सा गैस पास करते हो? सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, कलर चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ग्रीन। मतलब केमिकल रिएक्शन में हमें कलर चेंज होता हुआ भी दिखाई देता है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। किसके? केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हमें गैस इवॉल्व होते दिखता है। केमिकल रिएक्शन में कलर भी चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में हम लोग को चेंज इन स्टेट भी देखने को मिलता है। चेंज इन स्टेट मतलब क्या? मान लो तुम कैंडल का वैक्स लो, बच्चों ने किया भी होगा दिवाली के टाइम पे। कैंडल का वैक्स लो और कैंडल के वैक्स को जब तुम जलाते हो, कैंडल का वैक्स होता है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड होता है ना। जब तुम उसको जलाओगे धीरे धीरे पिघलने लगेगा, लिक्विड हो जाएगा, और जलाओ धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा। कहने का मतलब क्या है? मैंने कैंडल को जब बंद करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसने क्या किया? अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट किया और मुझे क्या देखने को मिला? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? स्टेट भी चेंज होते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और क्या है केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स? फोर्थ मैंने चेंज इन टेम्परेचर।
चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? जैसे नॉर्मली मैं एक बात कहूँगा, ध्यान समझना, पानी में जब तुम चूना डालते हो ना, चूना, तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो जाता है। पानी का टेम्परेचर मान लो 20 है, और जैसे तुम उसमें चूना डालोगे, चूना जानते हो ना, चूना क्या होता है, जैसे तुम चूना डालोगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। मतलब कुछ तो हुआ होगा पानी और चूने के बीच में, कुछ तो केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, और उसकी वजह से क्या देखने को मिला, जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर क्या हो गया? चेंज हो गया, या तो बढ़ गया तो घट गया। लेकिन चूने के केस में क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, वही इधर लिख के बताया है। कैल्शियम ऑक्साइड, चूने को हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, साइंस के फॉर्म में, या फिर हम पढ़ रहे हैं तो भाई चूने को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और जैसे इस चूने में मैंने पानी डाला, तो मान लो इस पहले पानी का टेम्परेचर होगा मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, और मान लो इसमें उल्टा दिया है, मान लो पानी के अंदर मैं चूना डालता हूँ, इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब क्या देखने को मिला? चूने और पानी में कुछ तो ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज हो गया। मतलब केमिकल रिएक्शन में हमें टेम्परेचर भी चेंज होता हुआ दिखाई देता है। उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है, ये भी देख लो एक बार। मैं कह रहा हूँ जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये रिएक्शन किए थे, कौन सा रिएक्शन? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम डाल रहे थे जिंक, और जिससे क्या होता था? कौन सा गैस निकल रहा था? हाइड्रोजन। पर मन में सवाल आता है कि क्या उसमें से जो गैस निकल रहा है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या कि मैं हाइड्रोजन हूँ? मुझे कैसे मालूम चला कि वो हाइड्रोजन गैस है? तो क्या करो, इसको एक डिलीवरी ट्यूब, मतलब जो ग्लास ट्यूब निकला था, उस ग्लास ट्यूब को कंबाइन कर दो डिलीवरी ट्यूब से, और डिलीवरी ट्यूब को पास करो कहाँ से? सोप के सॉल्यूशन से, और यहां से जो बबल्स निकलेंगे, यहां से जो बबल्स निकलेंगे, और क्या कर दो, बस बबल्स नहीं, मतलब यहां से जो गैस निकलेंगे वहां बस कर दो एक कैंडल जलाओ, और कैंडल को पास में लेके जाओ, और जब वो गैस टकराएगा कैंडल से तो पॉप पॉप साउंड सुनाई देगा। अगर पॉप पॉप तरह का मतलब पॉप पॉप तरह का साउंड तुम्हें सुनाई देता है तो समझ जाना कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मूव करते हैं। केमिकल रिएक्शन का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। हम सबने घर पे चाय बनाया होगा, चाय बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं, उसमें क्या डालते हैं? थोड़ा सा दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, और बाद में जो चीज़ हमें मिलता है वो चाय होता है। और चाय को जब तुम देखते हो, जब चाय को तुम छानते हो, तो छानते समय जो छानने वाला होता है उसके अंदर अदरक, चाय पत्ती सब आ जाता है, और चाय कहाँ चला जाता है? ग्लास में चला जाता है। सही बात है ना? तो जो इसके अंदर आया उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो छन के बाहर निकल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। जो सॉल्यूशन में डिजोल्व ना हो, कभी तुमने चाय बनाया, कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा अदरक, पूरा चाय पत्ती सब मिल गया चाय के अंदर? कभी नहीं हो सकता, वो छन के बाहर आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। मैंने दूध लिया, मैंने पानी लिया, मैंने अदरक लिया, चाय पत्ती लिया और शक्कर लिया, सबको मिलाया, चाय बन गया। ये भी क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में चाय तो मुझे मिल रहा है, साथ साथ में मुझे कुछ प्रेसिपिटेट मिल रहा है। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कौन कौन से इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे चाय बनाते समय? अदरक था, चाय पत्ती था, ये सब चीज़ें क्या था? इनसॉल्युबल थे। और जब तुम केमिकल रिएक्शंस करते हो तो केमिकल रिएक्शन करते समय कभी कभी इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है। हम सभी को मालूम है इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमेशा कहाँ होता है? पानी के ऊपर होता है कि पानी के नीचे होता है? पानी के नीचे होता है। उसी तरह जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मैंने बैरियम क्लोराइड को जब मैंने मिक्स किया किससे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। जब ये दोनों को मैंने मिक्स किया तो मुझे ऊपर की तरफ क्या देखने को मिला? HCl, और नीचे इनसॉल्युबल चीज़ मुझे क्या देखने को मिला? बैरियम सल्फेट। इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ध्यान देना कि बैरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ तो क्या बनता है? बैरियम सल्फेट। ये बैरियम सल्फेट लिखा है PPT। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और साथ साथ में क्या मिलता है मुझसे? HCl। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना भेजे में कि केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहला हमने कुछ पढ़ा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर हमने पढ़ा कुछ चेंज इन टेम्परेचर भी पढ़ा, फिर हमने चेंज इन कलर पढ़ा, चेंज इन स्टेट पढ़ा, प्रेसिपिटेट पढ़ा। तो ये सब मतलब हर केमिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब देखने को जरूर मिलता है। अब केमिकल रिएक्शन तो मुझे लगता है आई होप सबको क्लियर होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या था? वापस एक बार रिकॉल करूँ तो केमिकल रिएक्शन मतलब किसी सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना किसी नए सब्सटेंस में। और पहले जो उसकी प्रॉपर्टी थी, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। यही तुम्हारा केमिकल रिएक्शन था। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जो रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है, जो हिस्सा ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन होने के बाद जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट।
फिर हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। केमिकल रिएक्शन में कभी कभी गैस निकलता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी बोल सकते हैं स्टेट चेंज होता हुआ दिखाई देता है, कभी कभी क्या देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है, कभी कभी कलर चेंज होते हुए दिखाई देता है। ये सब कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में था। अब आते हैं कि केमिकल रिएक्शन, जैसे कि मैं कहता हूँ, मैं इधर अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखूँ तो मैंने तुम्हें बताया था कि सोडियम रिएक्ट विथ क्लोरीन, इट गिव कॉमन सॉल्ट। ये एक स्टेटमेंट के रूप में है, ये एक स्टेटमेंट के रूप में। अगर देखा जाए जैसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, अगर हर किसी को स्टेटमेंट के रूप में लिखा गया या स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है। जब इसे स्टेटमेंट को जब हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, पानी, तो ये स्टेटमेंट हो गया। लेकिन जब इसको मैं ऐसा लिख दूं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, मतलब ये सब क्या वर्ड है। जब मैं वर्ड के फॉर्म में किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं तो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने लिख दिया H2, ऑक्सीजन के लिए मैंने लिख दिया O2 और क्या बना H2O। मतलब मैंने इसको किस वे में लिखा है, इसको मैंने लिखा है सिंबल के वे में। और जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो हाई होप सबको समझ में आ रहा होगा केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम उसको केमिकल सिंबल के रूप में लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, क्यों जरूरी है केमिकल इक्वेशन में लिखना, क्योंकि जब केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं तो ये जो होता है केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना देता है और पढ़ने में इजी कर देता है, समझने में इजी कर देता है। अब खुद ही बताओ, अगर मैं इतना बड़ा लिखूं व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट्स गिव वाटर, एक तो ये लिखने का तरीका है, एक तो ये लिखने का तरीका है और एक तो ये लिखने का तरीका है। सबसे इजी तरीका तो मुझे लग रहा है हर किसी को यही लग रहा होगा कि H2O O2 से रिएक्ट हुआ, H2O बन गया, सॉरी H2O बोल दिया मैंने, H2 रिएक्ट हुआ O2 के साथ, H2O बन गया। मतलब ये पढ़ने में बहुत इजी लग रहा है, समझने में बहुत इजी लग रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो याद रखना, हम केमिकल इक्वेशन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में, समझने में और इन्फॉर्मेटिव भी लगता है। देखा जाए तो क्यों इन्फॉर्मेटिव लगता है, क्योंकि इस जगह पे मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। हाइड्रोजन क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ H2O2, हाइड्रोजन एक गैस है, O2 एक गैस है और मिल गया H2O, ये लिक्विड है। मतलब देखा जाए तो इसमें सब कुछ लिखा है कि रिएक्शन हो किसके बीच में रहा है, बन क्या रहा है भी पता चल रहा है, रिएक्शन में जो चीज़ मैं ले रहा हूँ वो कौन से स्टेट में है ये भी पता चल रहा है, और प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो कौन से स्टेट में ये भी पता चल रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, और मतलब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा। तो याद रखना, केमिकल इक्वेशन हम लोग क्यों लिखते हैं, या किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो समझने में ईजी कर देता है और थोड़ा कैसा होता है, इन्फॉर्मेटिव भी होता है। मूव करते हैं। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन दो तरह का होता है। कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होते हैं, कुछ केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मान लो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है, जैसे H2O2 मुझे मिल रहा है H2O। अब मैं तुमसे पूछूं, ये जो मैंने लिखा है ये मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, तो इसी को मैं क्या बोलूँगा, केमिकल इक्वेशन। पर मैंने बोला कुछ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होते हैं, कुछ अनबैलेंस्ड होते हैं। क्या होता है बैलेंस्ड, क्या होता है अनबैलेंस्ड। मैं कहता हूँ कि मैं तराजू के इस तरफ 1 किलो सेव रखता हूँ और तराजू की इस तरफ मैं मान लो 1 किलो शक्कर रखता हूँ, तो जो मेरा तराजू का कैसा रहेगा, बैलेंस। लेकिन मैं एक तरफ सेव रखूँ 1 किलो का और एक तरफ मैं आधा किलो का मान लो चावल रखता हूँ, तो तराजू कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, या फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बराबर है नंबर ऑफ, मतलब रिएक्टेंट साइड में, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट बराबर है प्रोडक्ट साइड में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। जैसे कि मैं बोला यहाँ H2O2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है। अगर यहाँ भी 2 होता तो मैं बोलता केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो याद रखना कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन जिसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, और केमिकल इक्वेशन कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में, एक है बैलेंस्ड, एक है अनबैलेंस्ड। बैलेंस किसे बोलते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स अगर दोनों साइड बराबर है तो बैलेंस्ड है, और दोनों साइड बराबर नहीं है तो क्या है, अनबैलेंस्ड है।
तो अगर अनबैलेंस्ड है, मैं कहता हूँ बैलेंस्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस्ड कैसे करें? तो ये पेपर में पक्का आएगा, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ IMP, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। तो मैं याद रखना कॉन्सेप्ट कि जब भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड रहेगा तो उसको हमें क्या करना रहेगा? बैलेंस बनाना रहेगा। तो बैलेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले चेक करो किस केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैंने इधर केमिकल इक्वेशन लिखा है, सॉरी केमिकल रिएक्शन मैंने बोला, यहाँ मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है। केमिकल इक्वेशन मैंने क्या लिखा है? Fe प्लस H2O, मुझे मिल रहा है Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले चेक करेंगे कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक करेंगे? तो एक नॉर्मल सा एक बॉक्स बनाते हैं, पहले तो एक बॉक्स बनाते हैं, यहां लिखेंगे एलिमेंट, यहां लिखेंगे रिएक्टेंट, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। पहला एलिमेंट कौन सा है? Fe। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। मतलब तीन ही इस केमिकल रिएक्शन में टोटल 3 एलिमेंट क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। वीडियो चालू है ना? हाँ, मैं कह रहा हूं कि इस केमिकल रिएक्शन में टोटल कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3। एक है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में कितना Fe है और प्रोडक्ट साइड में कितना है। देखो यहाँ Fe कितना है? 1। और यहाँ Fe कितना है? 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। और यहाँ पे कितना है? 4। तो देखा जाए तो ऑक्सीजन इधर 1 है, यहाँ 4 है, मतलब अनबैलेंस्ड है, सीधी सी बात है। यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe कितना है? 3 है। तो कहने का मतलब क्या? रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो केमिकल इक्वेशन कैसा है? अनबैलेंस्ड। अगर अनबैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे? बैलेंस्ड करेंगे। अब बैलेंस करने का सबसे मैं बोलूँ ईजिएस्ट वे, याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एकदम, कि जब भी तुम्हें पेपर में आ गया बैलेंस्ड करने के लिए, तो हमेशा सबसे पहले क्योंकि देखो यहाँ 2 एलिमेंट बैलेंस नहीं है, एक तो ऑक्सीजन और एक तो Fe, 2 बैलेंस नहीं है। तो मन में आता है पहले इसको बैलेंस करे कि इसको बैलेंस करे। तो हमेशा देखना जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करेंगे। तो ये यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4। और यहाँ Fe कितना है? 1। और यहाँ Fe कितना है? 3। सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन। तो हम पहले किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। तो 1 में क्या इंटू करूँ तो 4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4। मतलब रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन में हमें क्या इंटू करना है? 4 इंटू करना है। तो रिएक्टेंट किसे बोलते हैं? इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। तो क्या हो गया? Fe प्लस H2O, पहले लिख देते हैं हम लोग एक बार, Fe3O4 प्लस H2। तो मैं कह रहा हूँ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मतलब इधर 4 इंटू करना है। तो 4 कभी भी, मतलब ऑक्सीजन में 4 इंटू करना, तो कभी भी यहाँ मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा बैलेंस करते समय जो नंबर्स लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे? आगे लिखेंगे। मतलब मैं लिख दिया यहाँ हो गया 4, मतलब इस यहाँ 4 का मतलब क्या है? ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 4 ऑक्सीजन के लिए है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4। और यहाँ भी कितना है? 4। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में कोई तो है जो अनबैलेंस हो चुका है, तो उसको पता करते हैं। तो वापस से एक बॉक्स बनाएंगे, वापस से क्या लिखेंगे? इधर एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे Fe, यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। चेक करते हैं, यहाँ Fe कितना है? रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3। अब हाइड्रोजन कितना है? देखो इधर, यहाँ 4, यहाँ 2, इन दोनों को इंटू करो, 4 2 जा 8 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? सिर्फ 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। ये तो बैलेंस हो गया, पर इसको बैलेंस करने के चक्कर में ये अनबैलेंस हो गया। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ Fe 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? 2 है। तो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस कौन है? ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन। तो सबसे पहले बैलेंस किसको करेंगे? हाइड्रोजन को। देखो ये 8 है, इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो 2 में क्या इंटू करो तो 8 हो जाएगा, 4। 2 4 जा कितना हो गया? 8। मतलब प्रोडक्ट साइड में इस बार हमें क्या ऐड करना है? 4। वो भी किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो रिएक्शन क्या होगा? Fe प्लस 4H2O, यहाँ हाथ नहीं लगाना है क्योंकि हाथ कहाँ लगाना है? हमें प्रोडक्ट साइड में। क्या है? Fe3O4 प्लस, अब देखो हमें हाइड्रोजन के साथ क्या इंटू करना है? 4। तो पहले से हाइड्रोजन में क्या लिखा है? इधर H2। तो यहाँ तो 4 लिखते नहीं, 4 कहाँ लिखेंगे? आगे। अब चेक करते हैं, ये तुम्हारा एलिमेंट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन है?
Fe, और कौन है हाइड्रोजन, और कौन है ऑक्सीजन। Fe इधर कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 4 2 ज़ा 8, और यहाँ भी कितना है 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितना है इधर 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, अनबैलेंस कौन है Fe। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। 1 में क्या इंटू करें तो 3 हो जाएगा, तो हमें मालूम है अगर 1 में हम 3 इंटू करते तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। वो भी कौन से साइड में करना है, रिएक्टेंट साइड में, और किस में इंटू करना है Fe में इंटू करना है। तो क्या होगा इधर Fe है, रिएक्टेंट साइड में यहाँ क्या इंटू कर देंगे 3। कभी भी ऐसा इंटू मत करना, ये रॉन्ग है। हमेशा जो 3 लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, आगे की तरफ। प्लस 4H2, बाकी से वैसे ही लिख दो Fe3O4 प्लस 4H2। अब लास्ट एक बार चेक करते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि सही है कि नहीं आंसर। तो एक काम करते हैं, वापस से क्या करेंगे, इधर एक बॉक्स बनाएंगे, एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एलिमेंट क्या है पहला Fe, दूसरा कौन सा है हाइड्रोजन, और तीसरा कौन सा है ऑक्सीजन। Fe कितना है इधर 3, यहाँ पे कितना है 3। हाइड्रोजन कितना है इधर 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कितना है 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन कितना है इधर 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है 4। सब कुछ बैलेंस हो गया। अब ये केमिकल इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये तो पक्का पेपर में आएगा, याद रखना। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, और अब देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। तो केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। बहुत टाइप्स हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना कम्बिनेशन वर्ड में ही छुपा है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या, जिसमें दो, याद रखना पहले तो क्लियर रखो, रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है, और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, जो राइट साइड में होता है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो या फिर दो से ज़्यादा कोई चीज़ मिले या फिर कोई सब्सटेंस मिलता है और मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा जब रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को मैंने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, कितने रिएक्टेंट इधर, दो, और मुझे क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना प्रोडक्ट है, एक। ये कौन सा रिएक्शन हो गया तुम्हारा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, तोड़ना। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। पर इसमें क्या रहेगा, एक सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ा जाएगा और दो या दो से ज़्यादा क्या बनाए जाएंगे, प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसमें देखो जस्ट उल्टा है इसका, इसमें A प्लस बी मिल के ए बी बना, और इसमें क्या है, ए बी को तोड़कर हम क्या बनाएंगे, A प्लस बी बनाएंगे। क्लियर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है तुम्हारे इधर कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करते हो, अच्छा कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, इसे मैं बोलूँगा रिएक्टेंट। अब कितना रिएक्टेंट है, एक। जब इसको मैंने हीट किया तो ये दो चीज़ों में टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे कितना प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, दो प्रोडक्ट, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, इसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है जब किसी रिएक्टेंट को बाय द हेल्प ऑफ हीट, याद रखना थर्मल का मतलब होता है हीट, जब किसी सब्सटेंस को बाय द हेल्प ऑफ हीट तोड़ा जाए उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, जैसे इसमें दिया नहीं है, ओके, लीड नाइट्रेट है ये, लीड नाइट्रेट। जब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब में रख कर गर्म कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, उसको हीट दे रहा हूँ। तो ये जो लीड नाइट्रेट है क्या हो रहा है, टूट रहा है। कितने प्रोडक्ट में टूट रहा है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो कहने का मतलब क्या है, ये डिकम्पोजिशन ही हुआ ना, क्योंकि हमने पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट कितने होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और हम लोग पढ़ रहे थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या, जब हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट का हेल्प लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा टाइप है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन।
अब ये क्या है, तो ये एक बात क्लियर रखना, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को तोड़कर, किसी एक सिंगल सब्सटेंस को तोड़कर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। पर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है, तो जैसे थर्मल मतलब हीट होता है, उस तरह इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी सब्सटेंस को किसकी मदद से, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक की मदद से, क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। इधर क्या लिखा है देखते हैं एक बार, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी चीज को, किसी कंपाउंड को डिकम्पोज तोड़ रहे हैं, किसमें, सिंपलर कंपाउंड में, या फिर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, कैसे, बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट देकर, इलेक्ट्रिसिटी देकर। तो इसको हम लोग कौन सा डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे कि मान लो एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या रख दिया, वाटर। वाटर क्या है, H2O। H2O क्या, एक तुम्हारा हो गया एक सिंगल रिएक्टेंट। और जब तुम इसके अंदर वायर डालते हो, प्लस माइनस जो भी है तुम्हारा, बोल सकते हो कैथोड एनोड डालते हो, तो होता क्या है, जो H2O है, दोनों जब मिले हुए हैं, कंपाउंड जो है H2O, उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है। कहने का मतलब क्या, देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ कि H2O का जो मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी तोड़ रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका इलेक्ट्रोलाइज कर रहा हूँ मैं, वाटर का, क्योंकि H2O का मतलब होता है वाटर। तो मुझे दो चीज़ देखने को मिल रहा है, पहला H2 और दूसरा O2। ये दो तरह के गैस देखने को मिल रहे हैं मुझको। इसका मतलब क्या, मैंने क्या किया, किसी एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड वन आता है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइट की मदद से तोड़ना, ब्रेक करना, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, एक काम करो, एक चाइना डिस्क लो, उस चाइना डिस्क में क्या रखो, सिल्वर क्लोराइड। क्या रखो, सिल्वर क्लोराइड। जैसे तुम सिल्वर क्लोराइड को ऐसा धूप में रखोगे तो क्या होगा, उसमें से जो Cl है वो बाहर ऐसा होगा। देखो ध्यान से, रिएक्शन लिख देता हूं मैं। AgCl को जब तुम धूप में रखते हो तो क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। Ag मतलब होता है सिल्वर और Cl मतलब क्लोरीन। और जब दोनों मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिल्वर क्लोराइड। और जब मैं सिल्वर क्लोराइड को फोटोलाइसिस कर रहा हूँ, फोटोलाइसिस मतलब बाय द हेल्प ऑफ लाइट तोड़ रहा हूँ, तो मतलब एक रिएक्टेंट से मुझे कितना प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, दो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये ज़्यादा करके इस्तेमाल किया जाता था कहाँ, फोटोग्राफिक। आज से पहले जब हम लोग, तुम्हें याद नहीं होगा, निगेटिव फिल्म्स होते थे, तुमने देखा होगा दादा दादी के टाइम पे ऐसा रील्स में आते थे फोटोज़। वो फोटोज़ कुछ ब्लैक एंड वाइट तरह के दिखते थे, ऐसा ब्लैक एंड वाइट। तो होता क्या था, ये जो जो मैंने बोला निगेटिव फिल्म, वो बना होता है सिल्वर क्लोराइड से। और जैसे कैमरा खुलता है, उस पर लाइट पड़ती है, तो क्या होता है, क्लोरीन निकल जाता है और जो तुम्हारा ये सिल्वर है उस पर प्रिंट हो जाता है, छप जाता है। और सिल्वर का कलर कैसा होता है, देखो ध्यान से, AgCl जब टूटता है Ag और Cl2 में, तो ये जो चाइना डिस्क है इसका कलर चेंज हो जाता है, ये हो जाता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर का। मैं यहाँ लिखा हूँगा, देखते हैं कहाँ पे, ये क्या है, फोटोग्राफिक पेपर एज अ कॉट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड विच इज टर्न इनटू अ ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। मतलब क्या, ये भी पेपर में आएगा। जैसे मैंने बताया, मैग्नीशियम रिबन को जब तुम जलाओगे जब कौन सा कलर देखने को मिलता है, वाइट। उसी तरह AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब तुम सनलाइट में रखते हो, तो सनलाइट में रखने के बाद जो इस चाइना डिस्क में जो कलर देखने को मिलेगा, वो कलर कौन सा होगा, ग्रे कलर होगा। और ये कहाँ इस्तेमाल करते थे, फोटोग्राफिक में। ये पेपर में आया था। और ये थोड़ा जो देखो, अगर इस लेसन से अगर अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना है, ये चैप्टर का पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्या करना है, उसके बाद तुम लोग को PYQ सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर के सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। कुछ है नहीं, लगता है कि बहुत कुछ है, केमिकल रिएक्शन कुछ ऐसा लगता है पहली बार पढ़े समझ में नहीं आएगा। तो बस इतना ही भेजे में रखना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ जाना है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज कर लो, PYQ कर लो, बस इतना बहुत है, ये लेसन क्लियर हो जाएगा। आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तुम्हें मालूम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाना, किसी का जगह पे कोई और आ जाना। मतलब किसी की जगह, मतलब मान लो जैसे कोई दो लोग हैं और उसको मैं हटाकर उसी जगह पे मैं चले जाऊं, तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने डिस्प्लेस किया। और इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मान लो A रिएक्ट कर रहा है BC से, तो हो क्या रहा है, ये जो C है B को छोड़ के C के पास चले, A के पास चले आ रहा है, और जिससे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, AC प्लस B। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास
कौन आता है, जैसे कि इधर मान लो ये है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये है इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये जो C है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है। और ये है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। और ये है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसके पास इसके मुकाबले कम है। तो C क्या करेगा, B को छोड़ के किसके पास आ जाएगा, A के पास। मतलब C ने अपना जगह बदल लिया, डिस्प्लेस कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ज़्यादा करके जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिखा हूँ इधर साइड में, जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ जिंक और कॉपर सल्फेट। ये जो दिख रहा है ये पतला सा प्लेट टाइप, ये जिंक मेटल है, ये जिंक मेटल है। और ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये है तुम्हारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है। जैसे ही इस जिंक मेटल को तुम इसमें क्या करोगे, डिप करोगे, तो होगा क्या, ये अभी कौन सा कलर दिख रहा है तुम्हें, ब्लू कलर का दिख रहा है। आगे चल के कैसा हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ये हो कैसे जा रहा है कलरलेस, तो होता ये है इसमें कॉपर सल्फेट है और ये क्या है, जिंक है। तो जो जिंक है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट। और जो कॉपर है इस प्लेट पे आके चिपक जाएगा, जिससे क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। मतलब हुआ क्या कि पहले जिंक अकेला था और यहाँ कॉपर सल्फेट था। मैंने बोला जिंक कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जो सल्फेट है ये कॉपर का साथ छोड़ के किसके पास चले आएगी, जिंक के पास। और क्या बन जाएगी, जिंक सल्फेट। और हमें इधर अकेला देखने को क्या मिलेगा, कॉपर। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहाँ चले जा रहा है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के पास चले जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। सेम वही है, उसमें सिर्फ एक जा रहा था, इसमें क्या होगा, यहाँ से भी एक जाएगा, यहाँ से भी एक जाएगा, मतलब दो लोग जा रहे हैं, दो बार हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ए बी और सी डी जब इन दोनों का रिएक्शन कर रहे हैं तो ए के पास कौन आ जा रहा है, सी, तो बन जा रहा है ए सी। और बी के पास कौन चल जा रहा है, डी, इसे बोल दे रहे हैं बी डी। मतलब इस बार दो बार जगह चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बेरियम क्लोराइड को जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ किससे, सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या देखने को मिल रहा है, जो बेरियम है इसके साथ कौन आ जा रहा है, सल्फेट। अब मुझे इधर मिल के आ रहा है बेरियम सल्फेट। और सोडियम के साथ कौन आ जा रहा है, क्लोरीन, तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और एक बात याद रखना हमेशा कि जो बेरियम कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, दो तरह के। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए मैं इधर नोट के फॉर्म में लिखा हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हें दो चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा, एक तो प्रेसिपिटेट, और कभी कभी इस रिएक्शन में तुम्हें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सभी को मालूम होगा प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, रिएक्शन होने के बाद अगर मुझे प्रोडक्ट साइड में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, प्रेसिपिटेट। तो एक बार देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या। तो ओके, इधर नहीं दिया है, चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब क्या, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट किया और डबल डिस्प्लेसमेंट होने के बाद मुझे क्या देखने को मिला, प्रेसिपिटेट देखने को मिला। मतलब मुझे प्रोडक्ट साइड में कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला जो इनसॉल्युबल था। जैसे हमने उस समय किया था, दो टेस्ट ट्यूब डाला मैंने और मुझे नीचे क्या मिला था, बेरियम सल्फेट करके कुछ मिला था और ऊपर HCl था, मतलब बेरियम सल्फेट डिजॉल्व नहीं हुआ था। तो वो अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता ये है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जब मैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करता हूँ, जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इन दोनों का रिएक्शन करते तो होता क्या है, जो ये OH है ये किसके पास चले आता है, H के पास, और क्या बन जाता है, H2O। और ये जो Na है ये चले जाता है किसके पास, Cl के पास, और क्या बन जाता है, NaCl। तो एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और है कि नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें OH इसके पास आ रहा है और Cl इसके पास जा रहा है, मतलब दो बार चेंज हो रहा है, दो बार प्लेस चेंज हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है कि एसिड और बेस मिलने से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, सॉल्ट और वाटर। और जब भी रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद अगर प्रोडक्ट साइड में सॉल्ट और वाटर मिलता है तो इस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर मुझे इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने को मिला तो इसे हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, अब आते हैं, चलो अभी खत्म ही होने वाला है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, पहले बात याद रखो। कभी कभी होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन में
मुझे ये देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लॉस ऑफ, मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में अगर मुझे लॉस ऑफ हाइड्रोजन मैंने बोल दिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन होते हुए दिखाई दिया और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होते हुए दिखाई दिया, तो उसे मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जस्ट इसे उल्टा कर दो, मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन होता हुआ दिखाई दिया और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता हुआ दिखाई दिया, इसको मैं बोल दूंगा रिडक्शन रिएक्शन। वापस एक बार देख लेते हैं, इधर यहाँ लिखा है मैंने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एक और बात, अगर किसी, उसका उल्टा कर दो, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देंगे रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं? मैं एकदम सिंपल सा वर्ड लिख रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो खुद को क्या करेगा, जो खुद को रेड्यूस करेगा, खुद को रेड्यूस करेगा मतलब खुद रिडक्शन करेगा, इटसेल्फ रिडक्शन, खुद रिडक्शन करेगा और दूसरे को ऑक्सीडेशन करने देगा। वापस से, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका अपोजिट क्या है? जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता दिखाई दिया और ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई दिया, इसको बोलेंगे रिडक्शन। पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, 10th में ज़्यादा डीप में नहीं है इसके ऊपर, ये ज़्यादा डीप में कहाँ होगा 11th 12th में, तो इससे ऊपर ही ऊपर पढ़ो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो इसका उल्टा लिखना, जब भी पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद क्या होता होगा, रिडक्शन करता होगा और दूसरे को क्या करने देता होगा, ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का अपोजिट क्या होता है? जो खुद क्या करता होगा, ऑक्सीडेशन करता होगा और दूसरे को क्या करने देता होगा, रिडक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से? पक्का? थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वन शॉट बनाना है, एकदम भारी वाला, एकदम टकाटक होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ये सब रहेगा इसमें। आगे जैसे कि एग्जांपल देखो, इधर मैंने एग्जांपल बनाया है। मैं कह रहा हूँ कि मान लो एक केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, और ये आगे जाके कॉपर बन जा रहा है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है। और जब भी ऑक्सीजन निकलेगा तो इसे कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें हो क्या रहा है, H2 है और ये आगे जाके O से जुड़ जा रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीजन ऐड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ये जहाँ दोनों एक साथ होता है उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं तुम्हें बता दिया अभी एकदम इजी फॉर्म में कि ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे, रिडक्शन किसे बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, अगर ये दोनों साथ में हुआ तो रिडॉक्स रिएक्शन। और एक और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था अभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देना, यहाँ CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर CuO का रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन होगा, ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधी सी बात है। वही बताता हूँ, जो खुद रिड्यूस होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है इसका। और यहाँ H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे नहीं लगता किसी को समझा नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान सुनना, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलते हुए दिखाई दिया, एक्सो मतलब बाहर, जिस केमिकल रिएक्शन में हीट ऐसा बाहर निकलते हुए दिखाई दिया उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन को करवाने के लिए मुझे हीट देना पड़ा, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर मतलब अंदर ले रहा है, उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूँगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वापस से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल। याद करो मैंने बताया था अभी, पानी में जब तुम चूना डालोगे तो थोड़ा गर्म लगता है। गर्म कहाँ लगता है, ऊपर ऊपर लगेगा गर्म ना, ऐसे हाथ रखूंगा या फिर थोड़ा थर्मोमीटर डालूंगा तो मुझे थोड़ा हीट बढ़ता हुआ दिखेगा थर्मोमीटर में, मतलब थर्मोमीटर का जो रीडिंग है थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब क्या गर्म हो गया ना वो चीज़।
एक्सोथर्मिक, थोड़ा सा धुआं टाइप निकलता हुआ दिखाई देगा। तो हमेशा भेजे में देखना, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब आते हैं इफेक्ट। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पर हमारे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ लिए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन पढ़े, पर इन सब में से सबसे आसान में बताऊं जो तुम्हें मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूं वो ये ऑक्सीडेशन है। हम अपने जीवन में ऑक्सीडेशन का बहुत जगह इफेक्ट देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मान लो एक लोखंड है, लोखंड तुम सबने देखा होगा, तुम्हारे जो ग्रिल होते हैं, विंडोज़ के जो ग्रिल होते हैं उस पर पेंट हुआ रहता है। क्यों पेंट करते बताऊंगा मैं आगे। अगर तुम मान लो फुल्ली लोखंड का ग्रिल लाओ और लगा दो, क्या होगा, कुछ दिन बाद जंग लग गया रहेगा। ऐसा क्या होता है? तो मैं कह रहा हूं जो लोखंड है उसे अफेक्ट कौन करता है, ऑक्सीजन और वाटर। हमारे वातावरण में क्या होती है, नमी होती है और ऑक्सीजन तो होता ही होता है। जब दोनों एक साथ जब आते हैं किसके ऊपर, लोखंड के ऊपर, तो लोखंड में क्या लग जाता है, जंग। क्या लग जाता है, जंग। तो ये हम लोग देखते हैं ना, ये भी क्या एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। याद रखना लाइफ में कि लोखंड पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद रखना। तो मैं यहां लिखा हूं, पहली बात करोजन क्या होता है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हम ऑक्सीडेशन के बहुत सारे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत सारे इफेक्ट देखते हैं। जैसे सबसे पहला इफेक्ट है करोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। दोनों समझते हैं। करोजन किसे बोलते हैं? करोजन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ही स्लो है और वो क्या कर रहा है, मेटल को अनडिजायरेबल कंपाउंड बना रहा है, मतलब डैमेज कर रहा है। बात खत्म। याद रखना, करोजन मतलब क्या होता है, करोजन मतलब जो मेटल को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। एक ऐसा प्रोसेस जो मेटल को डैमेज कर रहा है, मेटल डैमेज हो रहा है मतलब वीक हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन। तो करोजन किस रिएक्शन की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है। और करोजन में होता क्या है, तो करोजन में कोई भी मेटल क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। अगर मेटल डैमेज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं करोजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी, ये आयरन है, फुल्ली जम चमक रहा है, लेकिन जैसे इससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट हुआ, वाटर का कांटेक्ट हुआ, आयरन पे क्या आ गया, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर आ गया, जिससे हम लोग बोलते हैं रस्ट, आयरन पे जंग लग गया है। तो मुझे लगता है कि करोजन सबको समझ में आ गया करोजन क्या है। अच्छा, करोजन किस वजह से होता है, मेटल क्यों डैमेज होता है, ड्यू टू कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, गैस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं, हम इसका पढ़ रहे थे, रस्टिंग ऑफ आयरन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी बताया मैंने, याद रखना लाइफ में जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा, और जहां ये दोनों होता है उसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, करोजन को हम रस्टिंग भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वीकनेस या वीक करता है, ये वीक करता है, वीकन द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप एक्सेट्रा एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। मैं कह रहा हूँ कोई ब्रिज है, ऐसा क्या कारण है कि ब्रिज के कुछ ना कुछ लाइफ स्पेन होता है। तुमने देखा होगा जो ब्रिज बनाया जाता है उसका कुछ लाइफ स्पेन होता है, बोला जाता है यहाँ 100 साल तक ये ब्रिज रहेगा, इसके बाद भी अगर इस पर गाड़ी चलेगी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, ये ब्रिज गिर भी सकता है। ऐसा जो सिविल इंजीनियर होते हैं बनाते हैं, जब बनाने के बाद बता देते हैं लोगों को कि ये जो ब्रिज मैंने बनाया 20 साल के लिए है, ये मैंने बिल्डिंग जो बनाया है ये 100 साल के लिए। क्या रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब किससे बने हैं, मेटल से बने हैं, और धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, करोजी हो रहे हैं, खराब हो रहे, वीक हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो करोजन का मतलब क्या, वीकेंड द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट। मेटल बॉडी अगर वीक हो रहा है ड्यू टू एयर, वाटर, एसिड, किसी और के कॉन्टेक्ट की वजह से वीक हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं करोजन। मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, अगर मुझे अपने मेटल को रस्ट से या फिर डैमेज से बचाना है तो क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका पेंटिंग, और तुम देखा होगा तुम्हारे घर पे जो विंडोज़ में ग्रिल आते हैं उस ग्रिल पे ब्लैक पेंट लगा होता है। पेंट क्यों लगा होता है, क्योंकि वातावरण में जो एयर्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो कांटेक्ट किससे करेंगे, पेंट से करेंगे। अंदर का लोखंड क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा ना। ये नहीं कि पेंट कर दिया तो लोखंड बच ही गया। हाँ, ये हो सकता है कि लोखंड का जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ गया, लोखंड पहले 1 साल में खराब होता, अब पेंट लगाए तो 5 साल तक चलेगा। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करने से भी होता है, मतलब कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर। और तीसरा क्या है, गैल्वेनाइजेशन, ये सब एक मेथड है, अभी तुम लोग पढ़ोगे आगे, अलोइंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब चीज़ें। बस याद रखना ये सारे मेथड किस लिए हैं, हमारे मेटल को करोजिव होने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमने पढ़ा कि अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट हैं, उसमें सबसे पहला इफेक्ट हमने करोजन पढ़ा, दूसरा रेंसिडिटी पढ़ने वाले हैं। रेंसिडिटी क्या होता है देखते हैं। अच्छा, करोजन और भी है, वाह। मैंने अभी तुम्हें बताया कि अगर
अगर लोखंड करोजिव हो रहा है, मतलब उस पर क्या आ रहा है, रस्ट आ रहा है, और वो करोजन होने के बाद वो कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन। वैसे ही कॉपर पे भी जंग लगता है, कॉपर पे भी क्या लगता है, जंग। और जब कॉपर पे जंग लगता है तो कौन सा कलर का दिखाई देता है, वो ग्रीनिश लेयर दिखाई देता है। कौन सा लेयर दिखता है, अगर लोखंड पे जंग लग गया तो कौन सा लेयर दिखता है, रेडिश ब्राउन दिखता है। उस तरह अगर कॉपर पे जंग लगा तो कौन सा कलर दिखाई देगा, तो ग्रीन कलर का कुछ कोटिंग दिखाई देगा जंग लगने के बाद। अगर कभी देखा होगा तुमने, कॉपर वायर को तुम छोड़ दो और उठा के लेके आओगे, तुम्हें ग्रीन ग्रीन लेयर दिखेगा ऊपर जंग लगा हुआ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल पे भी जंग लगता है। तुम देखा होगा तुम्हारी मम्मी जब पायल पहनती है या फिर चांदी के कुछ जेवर पहनती है तो थोड़ा काला हो जाता है, हल्का सा होता है कि नहीं होता है काला। तो वैसे देखो ये सिल्वर के कुछ स्पून्स हैं और इन पे क्या हो रहा है, करोजन के कारण, मतलब ड्यू टू इफेक्ट ऑफ गैस वाटर, सिल्वर पे एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जा रहा है। ये ब्लैक कलर का कोटिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि समझ जाओ जो तुम्हारा सिल्वर है क्या हो गया है, करोजिव हो गया। तो याद रखना, अगर आयरन पे करोजन इफेक्ट पड़ता है तो आयरन का कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन पे। कॉपर पे पड़ता है तो कौन सा कलर हो जाएगा, ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाएगा। और सिल्वर पे या फिर चांदी बोलते हैं अपन हिंदी में, अगर उस पर करोजन आता है, अगर वो डैमेज होता है ड्यू टू एसिड वाटर ऑक्सीजन गैस जो भी है, तो उस पर कौन सा कलर आ जाता है, ब्लैकिश लेयर आ जाता है। इतना क्लियर है, ओके। अब मूव करते हैं रेंसिडिटी। ये भी क्या एक ऑक्सीडेटिव इफेक्ट है। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, तुम सबने देखा होगा गर्मी के टाइम पे दाल रख दो खराब हो जाता है। तुमने देखा होगा कि नॉर्मली अगर चिप्स के पैकेट अगर फट गए उसको तुमने कुछ देर के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, उसके बाद खाया तो चिप्स के टेस्ट भी बदल गए रहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सब भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चिप्स ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। चिप्स के पैकेट अगर खुल गए तो चिप्स कांटेक्ट करेगा किससे, एयर से, और वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो मतलब कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और वो कैसे, उसमें स्मेल खराब आएगा, उसका टेस्ट खराब आएगा। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब किसी खाने पीने को तुम लंबे समय के लिए खुला छोड़ देते हो और अगर उसका स्वाद, अगर उसका स्मेल चेंज हो गया, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको, रेंसिडिटी। तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जो सब्सटेंस या फिर जो मैंने खाने पीने का जो बनाया है वो लंबे समय तक चले, क्योंकि बचा नहीं सकते। याद रखना, तुम कितना भी बचा लो वो ख़राब तो होने वाला है कभी ना कभी, लेकिन ये कर सकते हो कि उसको, कहने का मतलब ये है कि उसको हम हमेशा प्रिजर्व नहीं कर सकते, हम हमेशा उसको रेंसिडिटी होने से बचा नहीं सकते, लेकिन कुछ समय तक के लिए तो बचा सकते हैं ना। तो क्या तरीका है बचाने का, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। जैसे देखो चिप्स है, ये चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होता है, चिप्स होता है, और हम लोग बहुत गाली देते हैं जहाँ दुकान वाले को, बोलते हैं यार ये पूरा भर के दिया है चिप्स, सिर्फ गैस ही है, 4 चिप्स निकल रहा है। गाली क्यों देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। आज पता चलेगा हम लोग को। क्या पता चलने वाला है कि जो ये चिप्स का पैकेट ये फूला हुआ क्यों होता है, 4 चिप्स होते हैं पर पूरा भरा हुआ क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस किसके तरह एक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, मैंने बोला अगर कोई खाना पीना खराब हो रहा है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, अगर कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होने से बचाएगा उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइजेशन का अपोजिट होता है एंटी होता है। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। याद रखना, तो भेजे में बात याद रखो। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, हमें रेंसिडिटी देखने को मिलता है। रेंसिडिटी मतलब क्या, किसी खाने पीने को अगर हम लोग लंबे समय के लिए खुला छोड़ दे तो उसका स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो अगर उसको मुझे ख़राब होने से बचाना है तो उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट, या फिर उसको वैक्यूम पैकिंग, इतना अच्छे से पैक करना है कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कॉन्टेक्ट ही ना करे। और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, मैंने बताया रेफ्रिजरेटर और फूड स्टव, या फिर उसको क्या करो, फ्रिज के अंदर रखो। फ्रिज के अंदर रखने से क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, माइक्रोब्स नहीं जाएंगे, खराब होने से बचेगा। और साथ साथ में एक और चीज़ याद रखना, एयर टाइट कंटेनर, उसको किसी एक एयर टाइट कंटेनर में रखो जो ज़्यादा करके एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में ना आए, जिससे क्या रहेगा। अभी देखो अचार विचार घर पे हम मम्मी लोग रखते हैं, अगर उसको हमने गीले हाथ से टच कर दिया अचार ख़राब हो जाता है, या फिर अचार को खोल के छोड़ दो ख़राब हो जाएगा। तो बचाना कैसे है, तो इसलिए मम्मी लोग क्या करते हैं, ग्लास का जार होता है उसके अंदर अचार को रखते हैं और एकदम बंद करके रखते हैं, और कभी भी गीले हाथ से टच नहीं करने देते हैं। अगर गीले हाथ से टच किया तो क्या होगा, हाथ पे क्या होगा, वाटर, और जब खोल रहा डब्बा तो ऑक्सीजन जा ही रहा है, दोनों मिल गया, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और वो जो अचार है या जो भी चीज़ है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका स्मेल और उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा, चल दिया रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आया ना समझ में।